हाय गाइज, गुड मॉर्निंग। आप सभी का एलयू अपडेट में वेलकम है। तो मैंने जैसे कि आपको बोला था कि हम आपको क्वेश्चन नंबर 8 रिपीट करके बताएंगे, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 8। और एक स्टूडेंट का मेरे पास मैसेज भी आया था। मैंने आपको अपना मोबाइल नंबर दिया था और मैसेज किया उन्होंने व्हाट्सएप पे। मुझे बहुत अच्छा लगा, ठीक है, बहुत अच्छा लगा। क्योंकि अगर देखिए आप लोगों का फीडबैक नहीं होगा तो उन्होंने बोला था कि सही से क्लियर नहीं हुआ है, बिल्कुल सही बात है। तो आज हम बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमको सॉल्यूशन दे रखा है, बट ये सॉल्यूशन आंसर तो मैच कर रहा है, ठीक है, लेकिन कॉन्सेप्ट को क्लियर, मतलब ये अगर आप इसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन को करेंगे तो ये आंसर इतना नहीं बन पाएगा। कैसे? देखो यहाँ पर 34,60,000 ये है, ठीक है, और यहाँ पर कितना बन जाएगा, यहाँ पर जो बनेगा 30 लाख प्लस 3,000, ठीक है। तो आप इसको लेस करके इतना आंसर तो आ जाएगा, ठीक है, लेकिन आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा, ठीक है। चलिए, तो आज मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा, ठीक है ना, मार्जिनल रिलीफ के बारे में बताऊंगा। क्योंकि मैंने जिस तरह से इन्होंने किया है यहाँ पे सॉल्व किया है उससे अलग बताने की कोशिश की थी, ठीक है ना। और मुझे लगा था कि आप लोगों को वो कॉन्सेप्ट समझ नहीं आया होगा, तो आज हम और भी सिंपल वे में आपको एक चीज़ बताएंगे, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आने के ज़्यादा चांसेस हैं। यानी कि इस तरह का क्वेश्चन एक या दो बन सकते हैं, ठीक है। तो इसके लिए मैं एक नई स्लाइड हम ले लेते हैं क्वेश्चन करने के लिए। तो यहाँ पे हम देखते हैं। देखिए, क्वेश्चन हमें इस तरह से दे रखा है कि टोटल इनकम आपकी, क्वेश्चन नंबर 8 है, टोटल इनकम, टोटल इनकम जो है आपका वो है 1,03,00,000। और ये इनकम किसकी है? हम बात कर रहे हैं फर्म की, ठीक है, ठीक है। अब फर्म की हम बात कर रहे हैं तो उन्होंने ये पूछा है हमसे कि आप ये बता दीजिएगा कि मार्जिनल रिलीफ, मार्जिनल मार्जिनल जो वर्ड है ना वो आपका इकोनॉमिक्स से रिलेट करता है ना। अगर आपने इकोनॉमिक्स पढ़ा है तो उससे रिलेट करता है। तो उसमें होता क्या है कि मार्जिनल कॉस्ट आपने सुना होगा, मार्जिनल रेवेन्यू आपने सुना होगा, पढ़ा होगा। तो उसमें क्या है कि एक एडिशनल कोई चीज़ बढ़ने से, है ना, दूसरी चीज़ पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है। एडिशनल कोई भी इनकम हो सकती है, कॉस्ट हो सकती है, उसके बढ़ने से दूसरी चीज़ पर उसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। जैसे कि यहाँ पर हम बात करें कि एडिशनल इनकम बढ़ने से टैक्स पर क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, ठीक है। तो देखिए, नए कॉन्सेप्ट नहीं है, ये पुराना ही कॉन्सेप्ट है, ठीक है। और ये हमने अपनी जो हमारी डिटेल वीडियोस हैं उसमें शायद नहीं कराया है, इसलिए मैं और भी आप लोगों को इसको ज़्यादा थोड़ा सा फोकस करके बताने की कोशिश करूँगा, ठीक है ना। चलिए, तो हम कुछ बात कर लेते हैं। कल भी हमने आपको बताया था कि मार्जिनल रिलीफ सबको मिलती है, ठीक है ना, चाहे वो इंडिविजुअल हो, एचयूएफ हो, फर्म हो, कंपनी हो, ठीक है। उनकी रेट थोड़ा सा आपको याद रखनी होंगी, ठीक है ना। तो इंडिविजुअल और एचयूएफ के केस में जो रेट है वो 10% है, ठीक है ना। 50 लाख से ऊपर है और 1 करोड़ से कम है, 1 करोड़ से ऊपर है, 2 करोड़ से कम है तो वो आपकी 15% है, ठीक है। थोड़ा सा इसके भी बता दूं क्योंकि ये आपको पता होना चाहिए तभी आप क्वेश्चन कर पाएंगे, राइट। और 2 करोड़ से मोर है बट 5 करोड़ से कम है तो वो आपका कितना हो जाएगा, 25%। और अगर 5 करोड़ से ऊपर आपकी इनकम एक्सीड कर दी 37% ये हो जाएगा, तो 4 स्लैब बन जाएंगे, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। ये तो इंडिविजुअल और एचयूएफ के केस में था, और एचयूएफ के केस में, ठीक है। और अगर हम फर्म की बात करें, फर्म के लिए केवल एक ही रेट है, वो 12%। कंपनी की मैं बात करूं तो कंपनी को दो पार्ट में बांटा गया है, स्मॉल डोमेस्टिक कंपनी और फॉरेन कंपनी। डोमेस्टिक जो कंपनियां हैं वो दो तरह की होती हैं, स्मॉल और लार्जेस्ट। उसके अगर हम पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो इनका जो रेट है वो आपका है 7% और 12%, ठीक है ना, 12%। और उसका जो क्राइटेरिया है वो कितना है,
अगर इसके मतलब उसकी हम रेट की बात करें तो कंपनी के रेट की बात करें हम अगर, तो उसका जो क्राइटेरिया है, छोटी और बड़ी डोमेस्टिक कंपनी किसको कहेंगे, बड़ी और छोटी किसको कहेंगे, वो आप देख लेंगे। 400 करोड़ की कंडीशन लगी हुई है, ठीक है ना। फॉरेन के लिए 3% है और 5% है, ये हम बात कर रहे हैं इन परसेंटों की, ठीक है। तो ये आपको याद रख के जानी है, ठीक है ना। ये यानी कि अगर किसी भी कंपनी की यानी कि किसी भी इंडिविजुअल की, इनमें से जैसे मैं बात करूं HUF, इंडिविजुअल, फर्म और आपका कंपनी, ये जो आपके पर्सनस हैं, अगर इन पर्सन से, पर्सन बोलते हैं इनकम टैक्स एक्ट का जो सेक्शन है हमारा, जो सेक्शन है सेक्शन नंबर 2 सब सेक्शन 31, उसमें बताया गया है कि पर्सन ये होते हैं। 8 तरह के पर्सन को डिफाइन किया गया है, ठीक है। तो 8 तरह के, 8 टाइप के, 8 टाइप्स के, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये रेट्स हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए। और देखो फर्म के लिए तो केवल एक ही रेट दे रखी है, ठीक है, ये बात और आप ध्यान रखें। अब इसके लिए आपको करना कैसे इस क्वेश्चन को, ये थोड़ा सा हम डिस्कशन कर लेते हैं इसके बारे में, ठीक है। फिर 50 क्वेश्चन है, इन 50 क्वेश्चंस को कराएंगे, थोड़ा जल्दी से कोशिश करेंगे, और भी लेक्चर लेना है मुझे, ठीक है। तो कोशिश करेंगे हम आपको कि बता दें। अब इसको कैसे करना है आपको, बहुत आराम से हो जाएगा क्वेश्चन, ठीक है, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, ठीक है। अब देखो इसको हमें कैसे करना है, देखो टोटल इनकम इतनी है, ठीक है, फर्म की, तो हम इसको 2 पार्टों में बांट देंगे। अगर फर्म, देखो हम ये देखेंगे, पहले हम ये चेक करेंगे कि इस फर्म की 3 लाख रुपए से इनकम बढ़ गई, ठीक है ना। 3 लाख रुपए से इनकम बढ़ गई, यानी कि अगर उसकी इनकम 1 करोड़ होती तो उस पर 1 करोड़ या 1 करोड़ से कम होती तो उस पर सरचार्ज नहीं लगता, लेकिन इसकी इनकम 1 करोड़ से बढ़ गई तो सरचार्ज लगेगा। अब हम ये देखेंगे, हम ये चेकआउट करेंगे कि अगर इस पर सरचार्ज लगेगा, अगर इस पर, इस फर्म की इनकम पे सरचार्ज लगेगा, तो क्या टैक्स की लायबिलिटी इस पर इसकी इनकम से ज़्यादा बन रही है या कम बन रही है, ये चीज़ चेक करनी है आपको। केवल एक चीज़ चेक करनी है कि अगर फर्म की इनकम, टोटल इनकम फर्म की अगर 1 करोड़ होती, ठीक है, तो उस पर टैक्स लायबिलिटी कितनी बनती, और एक्चुअल में जितनी हुई है उस पर टैक्स की लायबिलिटी कितनी बनी है। अगर टैक्स की लायबिलिटी फर्म द्वारा कमाई गई इनकम से ज़्यादा बन गई, तो आप समझ रहे हैं, मैंने कल भी आपको बताया था कि भाई एक बात बताइए कि कोई भी व्यक्ति, कोई भी पर्सन है ना, कोई भी व्यक्ति है, कोई भी इंडिविजुअल है या आर्टिफिशियल इंडिविजुअल है, यानी कि कंपनी, फर्म, कुछ भी है, कोई भी है, वो एक्स्ट्रा कमाने के कुछ एफर्ट लगाती है। अगर वो एफर्ट लगाती है और जितना उसने एफर्ट लगाया उसको इनकम हुई, ठीक है ना, उनकी, इसकी इनकम बढ़ी, इनकम बढ़ी, जितनी इनकम बढ़ी उससे ज़्यादा उसके टैक्स बढ़ गए, यानी कि फर्म ने 1 करोड़ 3 लाख रुपए कमाए, ठीक है ना, तो उसकी जो इनकम है वो 3 लाख से बढ़ी है ना। आपको पता है कि ये सरचार्ज की कंडीशन में आ जाएगा क्योंकि उसकी इनकम एक्सीड कर गई है ना 1 करोड़ को, तो सरचार्ज लगेगा। तो अगर आप पर सरचार्ज लगता है और सरचार्ज लगने से आप पर टैक्स बढ़ता है, टैक्स की लायबिलिटी बढ़ती है, तो टैक्स की लायबिलिटी अगर आपकी इनकम से ज़्यादा बढ़ गई तो आप पैसा कमाना ही क्यों चाहोगे, बताइए, हैं, कमाना नहीं चाहोगे ना। अगर आपकी इनकम जितने से बढ़ी उससे ज़्यादा से आपके टैक्स बढ़ जाएं, ठीक है ना, तो आप क्या पैसा कमाना चाहोगे, नहीं कमाना चाहोगे। लेकिन गवर्नमेंट ये कहती है कि भाई आप ना चिंता मत करो, अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है ना तो हम आपको जस्टिफाई करेंगे, और जितना आप पर मतलब इनकम से ज़्यादा अगर आप पे टैक्स लग गया तो हम आपको रिलीफ दे देंगे, उसको कहेंगे मार्जिनल रिलीफ, ठीक है ना। तो देखिए रिलीफ भी 2 तरह की होती है, एक तो रिलीफ होती है आपकी रिबेट पर रिलीफ मिलती है, रिबेट पर रिलीफ, ठीक है, रिबेट पर, ठीक है ना, और एक होती है आपकी टैक्स पर रिलीफ, ठीक है ना। रिबेट की यानी कि छूट की रिलीफ भी मिल सकती है और टैक्स की रिलीफ भी मिलती है। तो मैं यहाँ पर आपको थोड़ा समझाने की कोशिश करूँगा कि जो रिलीफ है वो भी 2 तरह की होती है, ठीक है ना। रिलीफ, ठीक है ना, रिलीफ कितने तरह की हम बता रहे हैं आपको, रिलीफ बता रहे हैं हम 2 टाइप्स की, ठीक है। एक तो मिलती है आपको रिलीफ सरचार्ज पर, ठीक है, और एक मिलती है आपको रिबेट पर,
रिबेट पर भी रिलीफ मिलती है, ठीक है ना। सरचार्ज कब लगता है ये आपको पता होना चाहिए, ये आपको पता होना चाहिए सरचार्ज कब लगता है। और रिबेट होती है एक तरह से छूट, ठीक है ना। तो रिबेट कब मिलता है, देखो सरचार्ज तो लगता है, रिबेट मिलता है, ठीक है। वो कब मिलता है कि जब किसी भी HUF और इंडिविजुअल को ही मिलेगा, ये रिलीफ जो रिबेट मिलेगा HUF और इंडिविजुअल को मिलेगा। और कब मिलेगा, जब उसकी इनकम 7 लाख से कम रहेगी तब उसको रिबेट मिलेगा, ठीक है ना। रिबेट मिलेगा, छूट मिलेगी, ठीक है। और अगर उसकी इनकम 7 लाख से ऊपर बढ़ जाती है, अगर उसकी इनकम 7 लाख को एक्सीड कर जाती है तो उसको रिबेट की रिलीफ मिल जाएगी। लेकिन ये डिफ़ॉल्ट में मिलेगी। आपके पास में ओल्ड रिजीम है, न्यू रिजीम है। न्यू रिजीम को क्या बोला जाता है, न्यू रिजीम को बोला जाता है अब डिफ़ॉल्ट इन रिजीम, ठीक है ना। डिफ़ॉल्ट इन रिजीम बोला जाता है, तो उसमें उसी में मिलेगी, ओल्ड वाली में नहीं मिलेगी। केवल किस में मिलेगी, अभी नया प्रोविजन आया 2023 में, 2023 में आया है कि डिफ़ॉल्ट वाली में यानी कि न्यू वाली रिजीम में आपको रिबेट की मार्जिनल रिलीफ मिल जाएगी। तो इसका भी क्वेश्चन है और इसका भी क्वेश्चन है, दोनों को एक साथ करते हैं, ठीक है ना। तो पहले हम करते हैं सरचार्ज वाली कंडीशन। तो देखिए टोटल इनकम फर्म की इतनी है ना, 1 करोड़ 3 लाख, ठीक है ना। अब 1 करोड़ 3 लाख सरचार्ज लगेगा, बिल्कुल सरचार्ज लगेगा। तो हम लिख दें यहाँ, इसको 2 पार्टों में बांटेंगे कि भाई देखो अगर वो कंपनी इतना कमाती है तो उस पर कितना टैक्स लगेगा, और अगर वो 3 लाख रुपए ना कमाती, कितना, 3 लाख रुपए नहीं कमाती, तब उस पर कितना टैक्स लगता, ये चीज हम देखेंगे। तो कैलकुलेशन करेंगे टैक्स की, कैलकुलेशन ऑफ टैक्स कोशिश करेंगे हम आपको बहुत जल्दी से बता दें, ठीक है ना। तो आपको पता है कि फर्म, ये फर्म की इनकम है, किसकी, फर्म, ये फर्म की इनकम है, ये हमने मान लिया है, ये हमने सपोज कर लिया, ये पोर्शन हमने सपोज कर लिया है। माना देखो आपको ये पता होना चाहिए कि 1 करोड़ होती या 1 करोड़ से कम होती, 1 करोड़ तक फर्म पर सरचार्ज नहीं लगता। यहाँ पर सरचार्ज एप्लीकेबल हो जाएगा और यहाँ पर सरचार्ज एप्लीकेबल नहीं होगा, ठीक है ना। अब आपको ये ध्यान रखना है कि देखो उसकी इनकम 3 लाख से बढ़ी, 3 लाख से बढ़ी तो उसकी टैक्स लायबिलिटी कितनी बढ़ी, ये चीज़ आपको देखनी है। तो देखिए आपको पता है तो 30% की रेट से, 30% की रेट से क्या लगता है, फ्लैट रेट से क्या लगता है, टैक्स लगता है, किसकी, फर्म की इनकम पर। तो हम इस पर लगा देंगे, ठीक है, हमने लगा दिया, ठीक है, हमने लगा दिया। और इस पर बना जो ये बना आपका टैक्स जो बना वो बना, आप जो है 1 करोड़ 3 लाख का 30% करेंगे तो वो बन रहा है आपका 30,90,000। आई होप आपको समझ में आएगा यहाँ तक। 30,90,000 क्या बना, ये बना आपका टैक्स। अब गवर्नमेंट ये कहती है अरे आपकी इनकम तो 1 करोड़ से एक्सीड कर गई तो आप सरचार्ज और दे दो। सरचार्ज क्या होता है, टैक्स पर टैक्स, सरचार्ज और दे दो, सरचार्ज और दे दो। तो हम यहाँ पर 12% करेंगे, किसका, इसका ही 12% करेंगे, किसका, जो हमारा निकल के आया है इसका ही हम 12% करेंगे, इसका हम 12% कर देंगे। तो वो सरचार्ज बनेगा कितना, वो बनेगा 3,70,800, 3,70,800। अब उसको टोटल टैक्स जो पे करना है, अब उसको टोटल टैक्स जो पे करना है वो करना है 34,60,800। आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा, इतना उसको टोटल टैक्स पे करना है, ठीक है। अब देखो उसको 34,60,800 रुपये टैक्स पे करना है, ठीक है जी। अब हमने ये कह दिया कि आप एक बार को ये मान लीजिएगा कि उसकी इनकम 1 करोड़ है, तो 1 करोड़ है तो उस पर केवल 30% लगता, क्या लगता, 30%, 30% लगता। तो उस पर कितना लगता, 30 लाख रुपए, 30 लाख रुपए क्या लगता, 30 लाख रुपए का उस पर क्या लगता, टैक्स लगता, ठीक है। सरचार्ज क्या रहता, सरचार्ज नील रहता, सरचार्ज क्या रहता, नील, राइट। और उसकी टोटल टैक्स लायबिलिटी कितनी बनती, 30 लाख रुपए, ठीक है, 30 लाख रुपए बनती, ठीक है, 30 लाख रुपए बनती। अब यहां पर बन रही है कितनी,
यहाँ पर बन रहा है इतना, ठीक है। अब गवर्नमेंट ये कहती है कि ये बता दो भाई, अब वो तो कहने लगा जी एक बात बताइए, एक बात बताइए, हमने कमाया कितना, हमने कमाया 3 लाख, और हमको हमको हमने 3 लाख रुपए कमाया फालतू, 3 लाख ही तो कमाया है। 3 लाख कमाने से हमारा तो नुकसान हो गया, कैसे कि हमको यहाँ पर पे करना पड़ रहा है टैक्स 30 लाख, और यहाँ पे करना पड़ रहा है 34,60,800 रुपये टैक्स। तो भाई हम तो जितना हमने कमाया, या 3 लाख कमाया, और 3 लाख से भी ज़्यादा हम टैक्स, कितना 3 लाख रुपए कमा करके, 3 लाख रुपए मैं कमाऊं, 3 लाख रुपए मैंने कमाए, एफर्ट लगाए, और टैक्स कितना एक्स्ट्रा पे किया, 4,60,800, इतना। तो मुझसे ज़्यादा बेवकूफ़ कोई क्या होगा, बता मुझे बताइए कि मैंने 3 लाख रुपए एक्स्ट्रा कमाए, 3 लाख रुपए एक्स्ट्रा कमाने से तो मुझको मेरी इनकम, मतलब मुझको जो है, मैं अगर पैसा कमाता हूँ, मान लीजिए अगर मैं अर्निंग कर रहा हूँ, तो अर्निंग से क्या टैक्स ज़्यादा हो सकता है? नहीं, अर्निंग से टैक्स ज़्यादा क्यों हो जाएगा? कोई व्यक्ति फिर कमाना ही नहीं चाहेगा, है ना, अर्निंग करना ही नहीं चाहेगा। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि 3 लाख से हमारी इनकम बढ़ी, और हमारे टैक्स की जो लायबिलिटी बन गई 4,60,800 बन गई। तो ये क्या है? एक्सेज ऑफ टैक्स, टैक्स का एक्सेज है दोनों का, हाँ कंपैरिजन किया, इतना टैक्स का एक्सेज है, ठीक है ना। अब इनकम का हम अगर हम देखें कि इनकम कितने से बढ़ी थी, 3 लाख से, 3 लाख से, यानी कि इनकम का एक्सेस कितना हुआ, एक्स्ट्रा इनकम कितनी हो रही थी, एक्स्ट्रा इनकम हो रही थी आपकी, या मैं कह सकता हूं एक्स्ट्रा टैक्स। एक्स्ट्रा टैक्स इतना लग रहा है हम पर, क्यों लग रहा है? क्योंकि हमारी इनकम 3 लाख से बढ़ गई। अब गवर्नमेंट ये कहती है कि 3 लाख अधिक आपने कमाया, इसकी वजह से आप पर, यानी कि कमाई से ज़्यादा टैक्स लग गया, तो हम आपको रिलीफ दे देंगे। कितने की रिलीफ दे देंगे? कितने की रिलीफ दे देंगे? जितना आप पर एक्स्ट्रा टैक्स लगा है ना, उस टैक्स में से आप जितना आपने कमाया उसको लेस कर दें, तो ये कितना बनेगा, 1,60,800, उतना लेस कर दो। तो यहाँ पर मैं कितना लेस कर दूँ, 1,60,800। तो अगर मैं इसको लेस कर दूंगा, मैं यहाँ पर लिख दूंगा मार्जिनल रिलीफ, और वो आएगा आपका फिर 30 लेस करेंगे तो 33 लाख आ जाएगा, 33 लाख आ जाएगा, ठीक है, 33 लाख आ जाएगा ना, बिल्कुल 33 लाख आ जाएगा। तो गवर्नमेंट ये कहती है, देखो ये फर्म ही खुद ये कह रही है, गवर्नमेंट ये कहती है कि हम आपको मार्जिनल रिलीफ देंगे, लेकिन फर्म ये कह रही है, एक बात बताइए, अगर मैंने कमा लिया तो अच्छी बात है, कमाना तो अच्छी बात है, मैंने 3 लाख रुपए कमा लिया ना, तो गवर्नमेंट से फर्म ये कह रही है कि मैंने जितना कमा लिया भाई, मैंने गलती कर दी, आप मुझसे जितना मैंने आपसे, मतलब जितना मैंने एक्स्ट्रा कमा लिया, मान लीजिएगा, आप उतना ही अमाउंट रख लीजिएगा, यानी कि जितना मैंने एक्स्ट्रा कमाया है 3 लाख, उसी अमाउंट को आप टैक्स के रूप में रख लीजिएगा, ठीक है ना। मान लीजिए कोई फर्म यही तो कहेगी कि भाई मैंने, मान लो ये गलती हो गई हमसे कि हमने ज़्यादा कमाया, ठीक है ना, लेकिन हमने तो एफर्ट लगाया और कमाया, और कमाने के बाद आप जो है हमारी जितना हमने ज़्यादा फालतू मतलब कमाया, उससे ज़्यादा टैक्स लगाएंगे, तो ये तो जस्टिफाई नहीं है ना। तो आप एक काम करिएगा, जितना हमने एक्स्ट्रा कमा लिया उसको ही रख लो भाई, मुझको मत दो, मुझको उतना एक्स्ट्रा इनकम को मत दो, क्योंकि मेरा तो और ज़्यादा नुकसान हो रहा है, ठीक है ना, जितना मैं कमा रहा हूँ उससे ज़्यादा टैक्स पे करना पड़ रहा है। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो यहाँ पर आपको कॉन्सेप्ट बताने की वजह से मैंने यहाँ पर ये मान लिया था कि इतना आपको करना है, तो एक्स्ट्रा टैक्स इतना पे करना पड़ेगा उसको, और उसकी एक्स्ट्रा इनकम कितनी है, 3 लाख। तो जो दोनों का अंतर है, जो दोनों का मतलब डिफरेंस आ रहा है, उतने की आपको मार्जिनल रिलीफ मिल जाएगी, उतने की आपको क्या मिल जाएगी, मार्जिनल रिलीफ मिल जाएगी। और आप पर जो टैक्स बनेगा, वो टैक्स जो लायबिलिटी बनेगी वो 33 लाख बनेगी, ठीक है ना। फर्म ये कह देगी जितना मैंने एक्स्ट्रा कमाया ना उसको तुम ही रख लीजिएगा, ठीक है। तो इस तरह से आपको आई होप समझ में आया होगा, क्लियर है। कोई दिक्कत है तो मुझे बताएं, कोई दिक्कत है तो आप मुझे बताएं, ठीक है, क्लियर है ना।
अब तो क्लियर है सबको, ठीक है। जो आप समझेंगे भाई, पहले आप क्या करेंगे कि आप ये करेंगे कि 1 करोड़ रखेंगे और जितना उस पर बनता है, पहले तो आप एक काम करिए, आप लगा दीजिएगा सब कुछ, ठीक है। उसके बाद में आप क्या करेंगे कि भाई अब ये मान लीजिएगा कि उसकी 3 लाख इनकम ना होती तो उसको कितना पे करना पड़ता। फिर आप देखेंगे कि टैक्स में क्या डिफरेंस आ रहा है, टैक्स का डिफरेंस निकाल लो। अब आप उस डिफरेंस को चेक करो इनकम जो एक्स्ट्रा इनकम हुई है उससे। अगर आपकी एक्स्ट्रा इनकम ज़्यादा है तो आपको मार्जिन रिलीफ नहीं मिलेगी, और अगर आपकी एक्स्ट्रा इनकम जो एक्स्ट्रा टैक्स आप पे कर रहे हैं उससे कम है, तो जितना कम है उतने से आपको रिलीफ मिल जाएगी। आई होप आपको समझ में आया होगा, क्लियर, ठीक है। और देखिए गवर्नमेंट ये कहती है कि भाई आप जो है, जैसे मान लो 3 लाख है तो 3 लाख पर वो तो दोगे भाई, सरचार्ज नहीं दोगे लेकिन 30% तो दोगे ही ना। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं इसको, आप ज़्यादा के चक्कर में मत पड़ो, इतना समझ लो बस, ठीक है। इस तरह से ये क्लियर हुआ, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। रिबेट की भी बात करेंगे तो रिबेट का भी वो ही बिल्कुल प्रोसीजर है, तो रिबेट की भी हम बात कर लेते हैं, ठीक है। रिबेट की भी हम बात कर लेते हैं, एक नया वो लेके चलो। रिबेट की अगर हम बात करें तो, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि रिबेट आपको किस में मिलेगी, रिबेट केवल और केवल आपको किस में मिलेगी, रिबेट मिलेगी केवल आपको डिफ़ॉल्ट में, ठीक है ना, डिफ़ॉल्ट रिजीम में, ठीक है। तो रिबेट वाला क्वेश्चन क्या था, रिबेट वाला क्वेश्चन था कि टोटल इनकम जो है उसकी 7,20,000 है, ठीक है। टोटल इनकम 7,20,000 है। रिबेट की मार्जिनल रिलीफ की हम बात कर रहे हैं, तो इसको भी 2 पार्टों में बांट दो। मान लो उसकी इनकम 7 लाख होती, 7 लाख ही होती, ठीक है। ये माना है और ये एक्चुअल में है 7,20,000 है, ठीक है। तो हम टैक्स जो है हम क्या करते, हम जो है टैक्स कैसे पे करते, पहले 3 लाख पर हम कोई टैक्स नहीं लेती है गवर्नमेंट, 0%, राइट, नील। दूसरे 3 लाख पर होता है 5%, 5%, वो बन जाएगा आपका 15,000, राइट। और नेक्स्ट कितना बचा, नेक्स्ट 1 लाख पर कितना 20%, वो कितना हो जाता 20%, यानी कि सॉरी 20% नहीं है, 5 के बाद में 10% आएगा उसमें, ठीक है। 10% कितना आएगा 10,000, ये टैक्स बना उसका कितना 25,000। अब गवर्नमेंट ये कहती है कि अगर आपकी इनकम 7 लाख या 7 लाख से कम है तो हम आपको देंगे रिबेट मिल जाएगी ना उसको, यहाँ रिबेट मिल जाएगी। रिबेट कितनी मिलेगी, रिबेट मिलेगी आपको 87A में, और वो कितनी होगी 25,000, या ये देखो ये तो बना टैक्स, ये बना टैक्स, ठीक है ना। और इसमें एक अमाउंट होती है 25,000, खुद दिया हुआ है उसको, ठीक है ना। ये याद रखना है आपको, रिबेट 25,000 की मिलती है अधिकतम, तो इन दोनों में से जो कम होगी तो दोनों बराबर हैं तो यही रिबेट मिलेगी। तो यहाँ पर उसकी टैक्स लायबिलिटी क्या बन रही है, नील बन रही है। अब यहाँ आ जाओ, 3 लाख तक आपको कितना 0%, तो यहाँ पे नील बनेगा। अगले 3 लाख पर 5% बनेगा 15,000, और अगला कितना 1,20,000, 1,20,000 का 10%, वो कितना बनेगा 12,000। अब कितना बना 27,000। अब 27,000 बना, अब इसको क्या रिबेट मिलेगी, नहीं रिबेट नहीं मिलेगी। क्यों नहीं मिलेगी, क्योंकि उसकी इनकम 7 लाख को एक्सीड कर गई। अब उसको रिबेट तो मिलने वाली है नहीं, ठीक है ना। अब जब रिबेट नहीं मिलेगी तो उसको टैक्स पे करना पड़ेगा, कितना ये करना पड़ेगा। अब आप देखें, क्योंकि रिबेट तो नहीं मिलेगी, ठीक है ना, रिबेट तो मामला खत्म हो गया क्योंकि 7 लाख से बढ़ गई, लेकिन रिबेट की रिलीफ मिल सकती है कैसे। अब हमको ये देखना है कि भाई ये देखो कि यहाँ पे तो टैक्स करना पड़ रहा है उसको, कुछ भी टैक्स पे नहीं करना पड़ रहा है, वहाँ 27,000 रुपये टैक्स भरना पड़ रहा है। तो एक्स्ट्रा कितना करना पड़ रहा है, बिल्कुल वही वाली कंडीशन है, एक्स्ट्रा कितना टैक्स पे करना पड़ रहा है, अब करना पड़ रहा है 27,000। अगर नहीं बढ़ती, अगर उसकी 20,000 इनकम नहीं बढ़ती तो उसको कुछ नहीं करना पड़ता, यानी कि एक्स्ट्रा जो टैक्स पे उसको करना पड़ रहा है वो करना पड़ रहा है 27,000 रुपये, ठीक है। और उसकी इनकम कितनी सी बढ़ी, उसकी इनकम बढ़ी 20,000 से। तो भाई अब बात आती है यहाँ पे, मुझे बताओ, अगर आप पर टैक्स की लायबिलिटी
समझो, किसी भी इनकम को कमाने के लिए अगर आप कोई इनकम कमाते हैं और वो उस इनकम को आपने अर्न किया है और उस इनकम को अर्न करने से अगर आपकी टैक्स लायबिलिटी आपकी इनकम से भी ज़्यादा हो जाए, हो गई ना, पहले तो जीरो थी हैं और अब बन गई 27,000, आपकी टैक्स लायबिलिटी पहले जीरो थी अब बन गई यानी कि एक्स्ट्रा कितनी पे करना पड़ रहा है आपको 27,000। क्यों करना पड़ रहा है? क्योंकि आपकी 20,000 रुपये इनकम बढ़ गई। इससे तो बढ़िया आप हाथ जोड़ लेते, कह देते मैं 20,000 नहीं ले रहा, मुझे तो तुम 7, है ना, 20,000 कमाने के बदले आपको 27,000 देने पड़ रहे हैं, बताइए, ठीक है ना। जस्टिफाई हम करेंगे तो गवर्नमेंट कहती है हम आपको रिलीफ देंगे। कैसे रिलीफ देंगे कि कितने से बढ़ी, कितने से बढ़ी, कितने से बढ़ी, ये बढ़ी आपकी 7,000 से, तो हम क्या करेंगे 7,000 की आपको रिलीफ दे देंगे। इसको बोलते हैं रिवेट रिलीफ, रिवेट रिलीफ, ठीक है, वो 7,000, ठीक है, 7,000 लेस कर देंगे तो हो जाएगा आपका 20,000। अब 20,000 रुपये आपको, तो इसका मतलब तो यही बना ना कि भैया आप सरकार से ये कह दो, सरकार से ये कह दोगे कि जी देखो जी हमने कर दी गलती, हमने 20,000 रुपये फालतू कमा लिया, आप इस 20,000 को ले लो, हमसे टैक्स मत लो, ठीक है ना, बात है ये क्लियर। ऐसा ही उसमें फंडा था 33 लाख जो बना था। अब देखो उस पर आपको ये तो करना पड़ेगा कि अब जो है गवर्नमेंट ये तो मानेगी नहीं, HEC तो देना ही पड़ेगा, HEC सेज तो लगेगा ही, तो वो कितना लगेगा 20,000 का, 20,000 का 4%, तो 4% हम लेकर आएंगे तो बनेगा 800 और इसको हम ऐड कर देंगे तो 20,800 इसका आंसर आ रहा था, ये बना आपका, ठीक है। उस वाले क्वेश्चन में HEC की बात नहीं करी थी उसने, कुछ क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। और वैसे आपको अगर कुछ ना बोले ना तो आपको HEC तो लगाना ही है बिना कहे, ठीक है ना, HEC तो लगाना है। हायर एजुकेशन सेस, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस तो आपको लगाना ही है, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस तो आपको लगाना ही है। तो इस तरह से ये हमने क्वेश्चन किए, आई होप आपको समझ में आए होंगे। दोनों तरीके की रिलीफ को हमने डिटेल में बताने की कोशिश की। कोशिश करना कि आप जो है अच्छे से समझ गए हों और कोशिश करना कि क्वेश्चन को आप अच्छे से कर लें, ठीक है। चलिए अब हम ये क्वेश्चन हमने कर लिए थे 50 तक, ठीक है, आगे चलें। 50 तक कर लिए थे हमने ये क्वेश्चन कल, तो आज हम कराएंगे और कोशिश करेंगे कि आज भी हम आप 100 भी करा दें, और भी क्वेश्चन आए हुए पड़े हैं तो उनको भी हम देखेंगे, ठीक है। तो 50 तक तो मैंने करा दिए थे। विच ऑफ द फॉलोइंग इनकम, विच ऑफ द फॉलोइंग इनकम, ठीक है, इनकम वुड बी एग्जेम्प्ट इन द हैंड ऑफ ए सिक्किमी इंडिविजुअल। तो ये हमने करा दिया था, अगर सिक्किम का कोई इंडिविजुअल है, पर्सन है, पर्सन मतलब इंडिविजुअल पर्सन, ठीक है ना, तो ओनली इनकम फ्रॉम एनी सोर्स इन द स्टेट ऑफ सिक्किम, ठीक है ना, ओनली इनकम बाय वे ऑफ डिविडेंड, डिविडेंड के वे से मिली है उसे, ठीक है ना, इंटरेस्ट मिला है, तो वो सब क्या होगी, एग्जेम्प्ट होगी, ठीक है। नेक्स्ट है ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रिसीव, इतने रुपए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने पर मंथ सैलरी के, और इतना एज ए डेली अलाउंस ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, है ना, टैक्सेबल अमाउंट विल बी, तो टैक्सेबल अमाउंट विल बी कितना होगा, अदर सोर्सेज में टैक्सेबल हो जाएगी, ठीक है, टैक्सेबल अदर सोर्सेज में हो जाएगी। और आपको पता है डेली अलाउंस जो उसको मिलता है ना, ये डेली अलाउंस जो मिलता है किसको, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को, ठीक है, डेली अलाउंस जो मिलता है वो एग्जाम्प्ट होता है, तो ये तो एग्जाम्प्ट हो जाएगा भैया, ठीक है। और ये पर मंथ है, तो इसकी आप 12 में मल्टीप्लाई करोगे तो वो 18 लाख हो जाएगी, और वो अदर सोर्सेज में टैक्सेबल होती है, सैलरी हेड में टैक्सेबल नहीं होती है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की इनकम। आई होप आपको समझ में आया होगा। संभव वॉज ए नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंस, और नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंस है ना, असाधारण है। ही रिसीव एन अमाउंट, इतना डिपॉजिट मेड इन ए ऑफ शेयर बैंकिंग, ऑफ शेयर बैंकिंग होती है जो आपके फॉरेन, अच्छा ठीक, ओके थैंक यू, और बड़ा करो, ठीक है। शिवम वाज ए नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंस, ही रिसीव एन अमाउंट ऑफ, इतना,
on deposit made in offshore banking unit, the amount of exempt available to him for this income is fully exempt, फुली टैक्सेबल, पार्टली टैक्सेबल, नन ऑफ एबव। तो देखिए ऑफशोर बैंकिंग कहते हैं जो फॉरेन में ही उसने मतलब उसको डिपॉजिट कर दिया, और वो ऑर्डिनरी रेजिडेंस होता है ना, अगर वो ऑर्डिनरी रेजिडेंस होता तो बात होती अलग, ठीक है। तो लेकिन वो है कैसा, वो है आपका नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंस, ठीक है ना। और वो जो बिजनेस वगैरह जिससे भी उसने कमाया है उससे वो मतलब उसका कंट्रोलिंग इंडिया से नहीं हो रहा है, ठीक है ना। जब कंट्रोलिंग इंडिया से नहीं हो रहा है तो फिर वो एग्जेम्प्ट होगी, तो आंसर होगा फुली एग्जेम्प्ट। आंसर इसका पहला होगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए होगा, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा, क्लियर है, कोई दिक्कत है तो बताइए। नेक्स्ट कोई दिक्कत है तो आप मुझे बताएं, ठीक है। बढ़ें आगे, थोड़ा स्पीड से काम करेंगे आज, ठीक है, क्योंकि आज हमको ये 99 क्वेश्चन है, लगभग 100 के करीब में, ये हमको पूरा भी कराना है, ठीक है, पूरा भी कराना है, ठीक है। नेक्स्ट है इनकम, इनकम अमाउंटिंग टू इतना ऑफ, यानी कि 32,000 ऑफ ए सिक्योरिटाइजेशन ट्रस्ट फ्रॉम द एक्टिविटी ऑफ सिक्योरिटाइजेशन इन हैंड ऑफ द सिक्योरिटाइजेशन ट्रस्ट विल बी। सिक्योरिटाइजेशन पता है क्या होता है? सिक्योरिटाइजेशन ये होता है कि जो है कोई व्यक्ति है ना, उसने किसी को उधार माल बेचा, अब उधार माल बेचा उसको, अब इस व्यक्ति ने ए ने बी को उधार माल बेचा, ये मान लीजिए कि ये डेप्टर्स हुआ ए का। अब जो है ये इसको पैसे की जरूरत है, तो वो एक सिक्योरिटाइजेशन ट्रस्ट होते हैं उनके पास जाता है कि देखो मेरा इस बंदे पे इतना पैसा है, तुम इससे ले लेना, मुझे इतना दे दो, ठीक है ना। तो वो कह रहा है, तो अब इसके लिए पैसा तो लेगी, इनकम अमाउंटिंग टू 32,000 ऑफ ए सिक्योरिटाइजेशन ट्रस्ट फ्रॉम द एक्टिविटी ऑफ सिक्योरिटाइजेशन हैंड ऑफ द सिक्योरिटाइजेशन ट्रस्ट विल बी। तो देखो सिक्योरिटाइजेशन ट्रस्ट के हाथ में वो क्या होगी, एग्जेम्प्ट होगी, ठीक है, एग्जेम्प्ट होगी वो जो इनकम है, समझे ना, ठीक है। एक्टिविटी, सिक्योरिटाइजेशन की एक्टिविटी से उसने कमाया है तो उस सिक्योरिटाइजेशन के हाथ में क्या होगी, एग्जेम्प्ट होगी, ठीक है, इनकम। वो जिसका उसको मान लो ए के हाथ में, वो टैक्सेबल हो जाएगी बिजनेस इनकम में, ठीक है। नेक्स्ट, एक्स लिमिटेड पे सैलरी 2,50,000 टू मिस्टर राम, मिस्टर राम डज नॉट हैव एनी अदर इनकम, और उसकी कोई इनकम तो है नहीं, ठीक है ना। अमाउंट ऑफ टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स विल बी। तो बताओ 2.5 लाख से 2.5 लाख या 2.5 लाख से कम अगर किसी की सैलरी है, ठीक है ना, एक्स लिमिटेड पे सैलरी है ना, पे सैलरी 2.5 लाख रुपए पे करते हैं टू राम, टू मिस्टर राम, राम डज नॉट एंड हैव एनी अदर इनकम, और उसकी कोई इनकम है नहीं। तो ऐसा तो मेंशन नहीं किया गया ना क्वेश्चन में कि पर मंथ है या कुछ नहीं है, तो हम इसको एनुअली मान लें। तो वो कह रहा है कि द अमाउंट ऑफ टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स विल बी। तो क्या उस पर आप टीडीएस काटोगे? टीडीएस जब काटते हैं जब कोई व्यक्ति ये महसूस हो कि भाई वो जो है टैक्स के दायरे में आता है, ठीक है ना। अब 2.5 लाख रुपए वो पेमेंट कर रही है, तो 2.5 लाख या 2.5 लाख से कम वाले तो एग्जेम्प्ट होते हैं ना, तो वहाँ पर टैक्स का डिडक्शन क्या होगा, 0। आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर, व्हाइल मेकिंग पेमेंट ऑफ विनिंग हॉर्स रेस टैक्स विल बी डिडक्टेड एट सोर्स इफ द पेमेंट एक्सीड, ठीक है ना। आपने जो ना हॉर्स रेस में वो लगा दी, मतलब विनिंग हो गया, कहीं दौड़ हो रही थी, घुड़दौड़ जो बोलते हैं, वहाँ आप जीत गए, ठीक है ना। तो टैक्स का डिडक्शन सोर्स पर कितना होगा, ठीक है ना। तो नेक्स्ट, एक मिनट, while making payment of winning from horse race
तो देखो आपने लगा दी शर्त और आप गए शर्त जीत, हॉर्स घोड़ों की दौड़ हो रही थी, शर्त लगाई, आप जीत गए। तो वो कह रहा है टैक्स विल बी डिडक्ट एट सोर्स, तो टीडीएस कब काटा जाएगा? जब आपने 10,000 रुपये से ज़्यादा की शर्त जीती हो। ठीक है, 10,000 रुपये से ज़्यादा, 10,000 या 10,000 से ज़्यादा आपने शर्त जीती हो। आई होप आपको समझ में आया होगा, क्लियर है? कोई दिक्कत है तो किसी को बताएं। ठीक है, नंबर मैंने आपको दे रखा है तो वहाँ से आप बता सकते हैं। नेक्स्ट, एक्स वाई जेड लिमिटेड पेड इतना इन पार्ट पेमेंट टू कॉन्ट्रैक्टर। कॉन्ट्रैक्टर, ठीक है ना, यानी कि जो ठेकेदार है उसको इतना पे किया है। ठीक है ना, एबीसी कॉन्ट्रैक्टर लिमिटेड, नाम उसका एबीसी कॉन्ट्रैक्टर है, लिमिटेड ऑन इतना इस डेट को। व्हाट इज द ड्यू डेट फॉर पेमेंट ऑफ टीडीएस, तो पेमेंट की ड्यू डेट क्या हो गई? ठीक है, तो वो कह रहा है कि पेमेंट की ड्यू डेट क्या होगी, यानी कि टीडीएस की पेमेंट की। आपको पता होना चाहिए कि जो आपका ये टीडीएस कटता है कॉन्ट्रैक्ट की कंडीशन में, तो या तो आपने पूरे वर्ष में 3 लाख, ठीक है ना, या एक बार में आपने कहीं से 30,000 रुपये या उससे ज़्यादा पेमेंट प्राप्त किया है एज ए कॉन्ट्रैक्ट के रूप में, तो आप पर टीडीएस कटेगा और वो भी कितना परसेंट होगा? 1% होगा। तो यहाँ पर वो कह रहा है कि ड्यू डेट क्या होगी, ड्यू डेट ऑफ पेमेंट ऑफ टीडीएस। तो वो पेमेंट की ड्यू डेट जो होगी वो क्या होनी चाहिए, पेमेंट की ड्यू डेट क्या होनी चाहिए? ठीक है, इस तरह से उसने हमसे क्वेश्चन किया है। तो देखिए ये जो क्वेश्चन है ये थोड़ा सा ड्यू डेट क्या होनी चाहिए, उसने ड्यू डेट के बारे में पूछा है हमसे। चलो हम देखते हैं इसको, थोड़ा सा ये देखेंगे, आप दोबारा से क्वेश्चन पढ़ें कि एक तो कंपनी है आपका, कौन सी कंपनी है? कंपनी है एक्स वाई जेड। ठीक है, जब एक्स वाई जेड कंपनी है, उसने 55 लाख रुपए इन पार्ट पेमेंट टू कॉन्ट्रैक्टर, 55 लाख रुपए का पेमेंट किया है कॉन्ट्रैक्टर को। ठीक है, ठीक, तो दूसरा जो कॉन्ट्रैक्टर है वो उसका नाम है एबीसी कॉन्ट्रैक्टर लिमिटेड, और ऑन 15 अक्टूबर 2024। ठीक है, व्हाट इज़ द ड्यू डेट फॉर पेमेंट ऑफ टीडीएस, तो पेमेंट की ड्यू डेट क्या होगी? तो ड्यू डेट जो होगी इसके बारे में थोड़ा सा आप ध्यान देंगे। ये क्वेश्चन मतलब आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है पेमेंट से संबंधित है और टीडीएस से संबंधित है। ठीक है, पेमेंट और टीडीएस की वो बात कर रहा है। तो उसमें जो डेट होगी वो 7 नवंबर 2024 होगी। अब आप कहेंगे कि ये क्यों बता रहे हो आप, ये डेट मतलब ऐसे हम कब तक इन चीज़ों को ऐसे याद रखेंगे? तो देखिए थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा चीज़ों को। ठीक है, थोड़ा सा चीज़ों को आपको समझना पड़ेगा। देखिए चीज़ों को आपको समझना पड़ेगा कि यहाँ पर जो पेमेंट की बात की गई है, दो कंपनियाँ हैं, एक तो है आपका कॉन्ट्रैक्टरी, ठीक है, और एक है आपका एक तो कॉन्ट्रैक्टरी है और एक है आपका कॉन्ट्रैक्टर। ठीक है, तो अब इसमें जो डेट दे रखी है वो 15 अक्टूबर 2024 दे रखी है, ऐसा ही तो दिया है। 15 अक्टूबर
मैं आपको रीजन बताने की कोशिश करूंगा इसका, क्यों इसका आंसर यही क्यों है, ठीक है। एक मिनट। इसका आंसर ये क्यों है, 7 नवंबर 2024। अब समझेंगे इसको। देखिए, उसने पूछा है हमें देय तिथि बता दीजिए, ठीक है। तो देय तिथि इसमें 7 नवंबर इतना क्यों रखा हमने। तो पहले तो आज का आप सेक्शन समझें, बड़े ध्यान समझेंगे। सेक्शन इसका 9194C ये सेक्शन है, और इसमें क्या बताया गया है, इनकम टैक्स एक्ट का सेक्शन है। इसमें बोला गया है कि भाई अगर आप जो है किसी से काम कराते हैं कॉन्ट्रैक्ट पे, ठीक है ना। कॉन्ट्रैक्ट तो आप जानते हैं ना, जब कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति से, है ना, कोई काम कराता है। तो यहाँ पर जो है एक्स वाई लिमिटेड जो काम करा रही है, 15 अक्टूबर को उन्होंने ABC से मतलब काम कराया, है ना। और वो कह रहा है कि पार्ट पेमेंट किया है, ठीक है ना, पार्ट पेमेंट किया है। तो धारा हमारा जो सेक्शन है वो कहता है 194C कि TDS की कटौती उस समय की जाती है जब भुगतान किया जाता है, या जब राशि ठेकेदार के खाते में क्रेडिट हो जाती है, जो पहले हो। तो यदि भुगतान अक्टूबर महीने में किया गया है, अक्टूबर महीने में किया गया ना 15 को, तो TDS अक्टूबर माह के अंत के 7 दिन के अंदर आपको जमा करना आवश्यक है, ठीक है ना। 7 दिन के समझो। देखो ये भाई अक्टूबर है, ठीक है। तो आपको करना क्या है कि आप TDS काट कर करते क्या है, TDS का मतलब है टैक्स डिडक्ट एट सोर्स। जहां आप पेमेंट किसी को कर रहे हैं वहीं पर जितना आप पेमेंट कर रहे हैं उस पेमेंट पर आप जो है 10% और 20%, यानी कि अगर उसने पेन प्रोवाइड कराया तो 10% TDS काटोगे, अदरवाइज 20% TDS काटोगे, ठीक है ना। ये तो मैंने बताई आपको सैलरी की कंडीशन में। बाकी इसकी कंडीशन में अलग अलग है, 1% भी TDS करता है ना, 5% भी TDS करता है। तो लेकिन ध्यान रखेंगे कि इसमें जो है पेन का थोड़ा सा रोल रहता है, पेन कार्ड आपने नाम सुना होगा। तो अब इसमें क्या है कि TDS काटने वाला ये जो है TDS काटेगी, इतना पेमेंट करेगी ABC कॉन्ट्रैक्टर को, TDS काटेगी, और विद इन 7 डेज जिस मंथ उसने पेमेंट किया है उसके अगले महीने के 7 दिनों में, है ना, फर्स्ट वीक में उसको क्या करना पड़ेगा, TDS का पेमेंट करना पड़ेगा, ठीक है। तो TDS काट करके पेमेंट करना पड़ेगा गवर्नमेंट के खाते में। तो 7 नवंबर में हो गया ना, अक्टूबर के बाद में नवंबर आएगा। तो आई होप आप ये चीज़ समझ गए होंगे, ठीक है। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सन कैन नॉट बिकम टैक्स रिटर्न प्रिपेयर। विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सन, निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति कैन नॉट बिकम टैक्स रिटर्न प्रिपेयर, टैक्स रिटर्न प्रिपेयर नहीं करता है ना, या बनता है। तो एनी लीगल पार्टी सिनर, चार्टर्ड अकाउंटेंट, एनी ऑफिसर ऑफ शेड्यूल्ड बैंक, ऑल ऑफ एबव। तो ये विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सन, ये जो पर्सन है कैन नॉट बिकम टैक्स रिटर्न प्रिपेयर, तो ये टैक्स रिटर्न प्रिपेयर नहीं करते हैं, ठीक है ना। ये सारे पर्सन न चार्टर्ड अकाउंटेंट करता है, एनी ऑफिसर ऑफ शेड्यूल्ड बैंक, और लीगल पार्टिशनर, ये सभी, ठीक है, ऑल ऑफ एबव, ये सभी। द ड्यू डेट ऑफ फिनिशिंग द रिटर्न ऑफ इनकम ऑफ पॉलिटिकल पार्टी इज, यानी कि एक पॉलिटिकल पार्टी है जैसे BJP है, सपा बसपा है, वो अपना रिटर्न फाइल कब पूरा करने की क्या ड्यू डेट है, देय तिथि क्या है। तो वो क्या है, जुलाई तो एक व्यक्ति के लिए होती है, सामान्य व्यक्ति के लिए, है ना। नेता लोग तो अपने लिए थोड़ा सा रिलैक्सन से देखेंगे, है ना। नवंबर सितंबर वो जिनको ऑडिट वो कराना होता है, इनके लिए होती है अक्टूबर, याद रखोगे अक्टूबर, 31/10
2000 अब इनके लिए 25 होगी। जो जो पार्टी है ना, पॉलिटिकल पार्टी, उनके लिए रिलैक्सेशन दे रखा है, ठीक है, राइट। क्योंकि भाई ये रूल्स रेगुलेशंस बनाते हैं तो अपने लिए तो ध्यान में रखेंगे वो, तो जुलाई नहीं अक्टूबर, ठीक है ना। चूज द पर्सन हु इज नॉट एलिजिबल टू फर्निश रिटर्न अंडर द स्कीम ऑफ टैक्स रिटर्न प्रिपेयर। चूज द पर्सन, एक व्यक्ति चूज करता है हु इज नॉट एलिजिबल फॉर furnish the return under the scheme of tax return preparers। तो an individual, a person whose accounts are required to be audited under section 44 AB or any other existing law, a company। तो इसका आंसर बनेगा आपका बी और सी। क्यों? देखो एक पर्सन, ये भी सब पर्सन होते हैं, कंपनी और कौन, ये जो आपका 44 AB में आते हैं, ठीक है ना। देखो ए पर्सन हुज अकाउंट्स आर रिक्वायर्ड टू बी ऑडिट, है ना, ऑडिट का है ना ये, देखो समझो ये ऑडिट की सेक्शन है। ऐसे पर्सन जिसको ऑडिट कराना आवश्यक है और कंपनी के लिए क्या है, नॉट लाइबल टू फिनिश रिटर्न अंडर द स्कीम ऑफ टैक्स रिटर्न प्रिपेयर। तो इसके अंदर वो नहीं आती हैं, यानी कि एक इंडिविजुअल तो आता है इसकी स्कीम के तहत, बट एक पर्सन जिसकी बुक्स ऑफ अकाउंट का ऑडिट होता है और एक कंपनी इसमें नहीं आती हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन इनकम टैक्स वाज लेविड इन इंडिया फर्स्ट टाइम। तो मैंने ये तो बहुत अच्छे से आपको क्वेश्चन रटवा रखा है। कब? 1860 में। क्यों? 1857 में क्रांति हुई थी, उसके बाद में लॉस हुआ था अंग्रेज़ों ने, और उस अंग्रेज़ों ने उस लॉस की भरपाई के लिए क्या किया, तो वो आपको मैंने बता रखा है। 3 बार बता चुके हैं इस क्वेश्चन को हम, 3 या से 4 बार, ठीक है ना। और इनकम टैक्स जो है सबसे पहले किसने लगाया था, तो सर जेम्स विल्सन ने लगाया था। ये भी हम क्वेश्चन कई बार बता चुके हैं, ठीक है। सर जेम्स, देखो इन्होंने तो डबल एंट्री सिस्टम की खोज की थी, और ये तो कहाँ के थे, ये जो थे इटली के थे, ठीक है ना, पेरिस नगर में इनका जन्म हुआ था, है ना। न्यूटन तो आप जानते हैं वैज्ञानिक थे, जेम्स कोई वो नहीं है रोल, तो जेम्स विल्सन पूरा नाम था इनका, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। ए क्लियर, ये हम करा चुके हैं, इसलिए थोड़ा सा और हम जो है आगे ही बढ़ेंगे, ठीक है। क्वेश्चन था, ठीक है, 62। है ना, ठीक है। इनकम टैक्स कौन सा टैक्स है, तो वो डायरेक्ट टैक्स है, ठीक है। रेट ऑफ इनकम टैक्स इज फिक्स। तो इनकम टैक्स की रेट कब फिक्स होती है, फाइनेंशियल एक्ट में। जो देखो इनकम टैक्स एक्ट 1961 है, ये तो 1961 में बना था। फाइनेंशियल एक्ट हर साल आता है। अब हमारा चल रहा है 2000, जो फाइनेंशियल एक्ट है 2025, जो अभी फरवरी में निर्मला सीतारमन जी ने पेश किया था, ठीक है ना। तो इसमें रेट बता दी होंगी, जो 26-27 में, यानी 25-26 में जो आप कमाओगे ना, 26-27 में पे करोगे उन रेट के हिसाब से। एडवांस में बताते हैं गवर्नमेंट, ये ध्यान रखना है, इसलिए तो हम इसको बजट कहते हैं। बजट पेश होता है तभी तो लाते हैं इसको भी, ठीक है। फाइनेंशियल एक्ट उसी में आता है। द पीरियड ऑफ 12th मंथ कमिंसिंग ऑन द फर्स्ट डे ऑफ द अप्रैल एवरी ईयर इज नोन एज। तो पहले यानी कि 1 अप्रैल से जो स्टार्ट होता है और 12 मंथ का होता है, हम उसको क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं फाइनेंशियल ईयर, राइट। उसको हम फाइनेंशियल ईयर कहते हैं। क्लियर? इसमें किसी को दिक्कत है तो बताएं आप, फाइनेंशियल ईयर हम उसको बोलते हैं। लेकिन एक बात ध्यान रखना कि फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है, ये बात तो आपको याद रखनी है यही। लेकिन आपको ये और याद रखना है कि असिस्मेंट ईयर 12 मंथ का होता है पूरा, ना तो कम का होगा ना ज़्यादा का होगा। लेकिन फाइनेंशियल ईयर या आप प्रीवियस ईयर कह सकते हैं, ठीक है ना, और या आप उसको अकाउंटिंग ईयर कह सकते हैं। ये आपका कैसा हो सकता है,
ये आपका 12 मंथ से कम का भी हो सकता है, ठीक है ना। द डेफिनेशन ऑफ इनकम इज इंक्लूसिव है, एक्सक्लूसिव है, कॉम्प्लेक्स है, सिंपल है। तो इंक्लूसिव है। इंक्लूसिव का मतलब है कि इनकम में हम बहुत सारी चीज़ों को इन समावेश करते हैं। इंक्लूसिव का मतलब है समावेश करना। तो बहुत सारी चीज़ों को, सोर्स तो इनकम के बहुत सारे हो सकते हैं, हेड 5 होते हैं। याद रखना, मैं क्यों कह रहा हूँ आपसे कि हेड तो 5 होते हैं, बट सोर्स तो कितने ही हो सकते हैं, उनकी कोई लिमिट नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 66 देखो, क्वेश्चन नंबर 66, इनकम टैक्स इज कंप्यूटेड ऑन, इनकम टैक्स कंप्यूट होता है कैपिटल पर, फिक्स एसेट्स पर कोई मतलब नहीं बनता है ना इन ऑप्शन को बताने का भी, सीधा बता दें इनकम पर। इनकम पर तो लगता है इनकम टैक्स, इनकम पर लगने वाले टैक्स को इनकम टैक्स हम कहते हैं, ठीक है ना। द पीरियड ऑफ असेसमेंट ईयर इज, जो असेसमेंट ईयर है उसका जो पीरियड है वो आपका 12 मंथ का होता है, ठीक है ना। 12 मंथ का होता है, और वो कब से स्टार्ट होता है, वो आपका 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है और 31 मार्च तक में क्लोज होता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। इसको हम बोलते हैं कैलेंडर ईयर, इसको हम बोलते हैं फाइनेंशियल ईयर या फिर असेसमेंट ईयर। 1 अप्रैल दिसंबर ये आपका कोई ईयर ही नहीं है, ठीक है ना। 1 जुलाई से जून तक ये नहीं है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। क्लियर, क्लियर है ना। चलो नेक्स्ट स्लाइड। Yes. Deductions of section 80 are deducted from which of the following? तो ग्रॉस टोटल इनकम में से घटाते हैं। ध्यान रखना 80C टू 80U, 80U की जो डिडक्शन है वो GTI में से लेस होती है, याद रखना, ठीक है ना। GTI में से डिडक्शन घटाने पर आती है टोटल इनकम, ठीक है ना, ठीक है। लेकिन आपका आंसर यहाँ क्या होगा, उसने पूछा है डिडक्ट किया जाता है किसमें से, तो GTI में से लेस किया जाता है। डेफिनेशन ऑफ एन SSC इज इन द सेक्शन ऑफ, SSC की जो डेफिनेशन है उसको किस में बताया गया है, सेक्शन 2 सब सेक्शन 7 में। और 3 तरह के बताए हैं, एक तो डिफॉल्ट इन SSC, एक डीम टू SSC और एक SSC। SSC वो कोई भी पर्सन जो कर चुकाता है उसको हम SSC बोलते हैं। डिफॉल्ट की मैंने आपको बताया है चूक में करदाता, ऐसा व्यक्ति जिसको किसी व्यक्ति की इनकम टैक्स काटना था, TDS काटना था, बट उसने नहीं काट पाया, तो वो क्या होगा, डिफॉल्ट इन SSC होगा, चूक में करदाता। और एक होता है आपका कौन सा, एक होता है आपका डीम टू SSC। डीम टू SSC ऐसा व्यक्ति जो किसी अन्य व्यक्ति की इनकम पर टैक्स देने के लिए मतलब बाध्य है, बाउंड है, ठीक है ना, बाइंडिंग है, तो उसको कहते हैं हम क्या, उसको हम बोलते हैं डीम टू SSC। आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट है आपका डेफिनेशन ऑफ इनकम इज इन द सेक्शन। इनकम की डेफिनेशन को कौन से सेक्शन में, देखिए पहले तो बात मैं आपको बता दूं कि इनकम की डेफिनेशन किसी भी सेक्शन में नहीं दी गई है, केवल ये बताया गया है कि इनकम में हम क्या क्या इंक्लूड करते हैं। तो वो है आपका सेक्शन 2 सब सेक्शन 24 इस सेक्शन में, और इसको हम बैकबोन भी कहते हैं, इसको हम इनकम टैक्स का बैकबोन भी कहते हैं। और इस सेक्शन में आपको बताया गया है कि इनकम में क्या क्या चीज़ शामिल होती हैं। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। आंसर होगा पहला, ठीक है। हमारा ये है 71 क्वेश्चन। इनकम टैक्स इज लेविड ऑन हुज इंडिविजुअल, किसके ऊपर लगता है इनकम टैक्स, हुज इनकम इज लेस देन एग्जेम्प्ट लिमिट इन एनी प्रीवियस ईयर से कम है ना, एग्जेम्प्ट है नहीं। हुज इनकम इज मोर देन, बिल्कुल मोर देन है एग्जेम्प्ट लिमिट से। अगर किसी व्यक्ति की इनकम जो है ना एग्जेम्प्ट लिमिट से ऊपर चली गई तो उस पर टैक्स लगेगा। 2,45,000 है तो नहीं लगेगा, 2,50,000 तो भी नहीं लगेगा, तो हो जाएगा इसका बी। आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। बी, ठीक है भाई। इसमें एक पीछे क्वेश्चन रह गया क्या, 71 तो है ये, 72 सॉरी, हाँ रह गया। चलो देख लेते हैं।
ये तो मैंने बता दिया आपको। 72 देखो, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वर्क अंडर, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट सीबीडीटी के अंडर में काम करता है। दो ये डिपार्टमेंट हैं। देखो सबसे पहला डिपार्टमेंट, बड़ा डिपार्टमेंट है रेवेन्यू डिपार्टमेंट। रेवेन्यू डिपार्टमेंट में दो डिपार्टमेंट होते हैं, एक तो सीबीडीटी, ठीक है ना, और एक होता है सीबीआईटी। आईटी मतलब सेंटर बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स, सेंटर बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स। पहले इसका नाम था सीबीईटी, ठीक है ना, एक्साइज टैक्स, लेकिन अब नाम चेंज हो गया जब से हमारा जीएसटी आया, जीएसटी आया तब से इसका नाम चेंज हो गया है। तो ये जो इनकम देखो ये तो है इनडायरेक्ट टैक्स, ठीक है ना, तो और ये है हमारा डायरेक्ट टैक्स। तो डायरेक्ट टैक्स की जो अथॉरिटीज़ हैं ना, उनकी अपेक्स बॉडी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के जो भी लोग हैं वो सब सीबीडीटी के अंदर आते हैं। अंडर द इनकम टैक्स एक्ट पर्सन मीन्स क्या है, एचयूएफ को भी आप पर्सन कहेंगे, कंपनी को भी आप पर्सन कहेंगे, ठीक है। 8 तरह के पर्सन हमने आपको बता रखे हैं, ठीक है ना। लोकल अथॉरिटी को भी आप पर्सन कहेंगे, लोकल अथॉरिटी को भी तो पर्सन ही कहोगे, बिल्कुल। तो ये सभी आएगा, आंसर क्या होगा इसका डी। आई होप आपको समझ में आया होगा, आंसर होगा ये। सम ऑफ वेरियस हेड ऑफ इनकम इज कॉल्ड, यानी कि योग जो होता है बहुत सारी हेडों का, हेड जो है उनकी इनकम का जो टोटल होता है उसको हम बोलते हैं जीटीआई, ग्रॉस टोटल इनकम। आई होप आपको समझ में आया। टैक्सेबल इनकम नहीं कहेंगे उसको, है ना, क्योंकि उसमें 80C से 80U की भी डिडक्शन दी जाने वाली है, ठीक है, ठीक है ना। एग्रीगेट इनकम उसको कहेंगे कि जब आप जो है नॉन एग्रीकल्चर इनकम में एग्रीकल्चर इनकम जोड़ देते हैं तो वो एग्रीगेट इनकम बन जाएगा, ठीक है ना। टोटल इनकम नहीं, टोटल इनकम जब आएगा जब आप उसमें से लेस कर देंगे, ठीक है। तो उसने हमसे पूछा क्या था कि सम, ओनली सम पूछा है, सम हेड्स ऑफ इनकम। ए सीनियर सिटीजन शैल बी दैट इंडिविजुअल फॉर पर्पज ऑफ इनकम टैक्स हुज एज इज मोर देन द फॉलोइंग। तो सीनियर, सुपर नहीं बोला, सीनियर बोला है। तो सीनियर जो बोला है, देखिए ये मत समझ लेना, मैं यहाँ ये कर देता हूँ तो ये अपने आप से हो जाते हैं। तो सीनियर बोला है, तो सीनियर हम उसको बोलेंगे जिसकी एज 60 वर्ष या 60 वर्ष से ज़्यादा है बट 80 वर्ष से कम है। तो आंसर होगा हमारा ए। आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। हम 76 क्वेश्चन करेंगे, 76 क्वेश्चन देख लेंगे। 76 क्वेश्चन ये अपना आप से होता है, ठीक है। टैक्स प्लानिंग क्या है, मॉरल है, लीगल है, दोनों है ना। टैक्स प्लानिंग क्या है, मॉरल भी है और लीगल भी है, नैतिक भी है और कानूनी भी इसकी इजाज़त देता है हमें। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, आंसर हो जाएगा सी, ठीक है। सरचार्ज इज लेविड, सरचार्ज जो है वो लेविड व्हेन द टोटल इनकम एक्सीड, कितने से एक्सीड कर जाए, तो 50 लाख से कर जाए या फिर 1 करोड़ से कर जाए। अब आप कहेंगे कि जी 50 लाख से, तो अब देखो उसने कंफ्यूज कर दिया ना। देखो 50 लाख तो उसने कहीं दिया नहीं है और इंडिविजुअल केस में तो 50 लाख होता है, फिर कंपनी की बात कर रहा है इसका मतलब वो हमसे, तो आंसर क्या हो जाएगा, 1 करोड़ हो जाएगा, है कि नहीं। तो ये सी हो जाएगा। तो कन्फ्यूज नहीं होना है, आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है ना। वो आपसे मान लो आपको जो है चकमा देने के लिए कोशिश करेगा, तो आप इतना ध्यान रखेंगे कि भी 50 लाख तो यहाँ कहीं दे नहीं रखा, तो फिर दूसरी लिमिट तो कंपनी की और फर्म की बनती है और वो कितनी होती है, 1 करोड़ होती है। एग्रीकल्चर इनकम इज, एग्रीकल्चर इनकम टैक्सेबल है नहीं है, पार्टली एग्जेम्प्ट है नहीं, एग्जेम्प्ट है, फुल्ली एग्जेम्प्ट है, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा इसका सी। एग्जेम्प्ट है, ध्यान रखना, उसको जोड़ लिया जाता है, टैक्स भी लगाया जाता है बट फिर लेस कर दिया जाता है, जितनी एग्रीकल्चर इनकम पर टैक्स लगा दिया गया है उसको ऐड कर दिया जाता है। और आप फिर कहेंगे कि भाई पहले तो मैं एग्रीकल्चर इनकम पर टैक्स लगाने की बात कर, तो फिर कहते हो कि हम उसको एग्जेम्प्ट कर देते हैं। भाई उसका रीजन तो बता दो कि गवर्नमेंट को फ़ायदा क्या होता है इतना सर दर्द करने में। गवर्नमेंट को फ़ायदा ये होता है कि जो लोग अपनी इनकम पे, देखो एग्रीकल्चर इनकम को जोड़ने का फ़ायदा ये होता है कि हो सकता है वो रिबेट का फ़ायदा ले ले, है ना, हो सकता है वो रिबेट का फ़ायदा ले ले, है ना। और दूसरा रिबेट का फ़ायदा उसको मिल सकता है, अगर हम एग्रीकल्चर इनकम को जोड़ देंगे तो उसको रिबेट का फ़ायदा नहीं मिल पाएगा, ठीक है। तो ये उसको फ़ायदा, गवर्नमेंट को फ़ायदा हो जाता है और वो कोई भी करदाता जो है नेक्स्ट स्लैब में जाने का उसको अधिक रेट से टैक्स मिलने का गवर्नमेंट को फ़ायदा हो जाता है। इसलिए एग्रीकल्चर इनकम को पहले क्या किया जाता है, पहले उसको नॉन एग्रीकल्चर इनकम में जोड़ा जाता है, ठीक है,
नॉन एग्रीकल्चर इनकम में जोड़ा जाता है। ठीक है, आ जाओ लिव। एग्रीकल्चर इनकम इज एग्जेम्प्ट अंडर द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ इनकम टैक्स एक्ट, तो वो है सेक्शन 10। अब आप ध्यान रखेंगे, क्या ध्यान रखना है कि जो मेन जो एग्जेम्प्ट होती है ना, जो एग्जेम्प्ट होती हैं इनकम, वो आपकी 10 में, ठीक है ना, 10 पहली तो 10 में है, फिर आपकी 10 सब सेक्शन 10AA में, फिर 11 है, 12 है, 13 है और 12A भी है। तो ये सेक्शन है आपकी एग्जेम्प्ट वाली, ठीक है, जो हमने आपको बता रखा है। तो अब बात ये समझो, अगर वो एग्जेम्प्ट की बात करें, अब एग्रीकल्चर एग्जेम्प्ट की बात कर रहा है ना, तो 10(1) एग्रीकल्चर के लिए है और 10(16) जो है वो किसके लिए है, फेलोशिप जो मिलती है उसके लिए है। तो इस तरह से 10 से स्टार्ट होती है वो, ठीक है। इनको तो आप ऐसे ही कर दोगे, लेकिन ये मेन है, ये मेन सेक्शन है, फिर इसके अंडर में ये सारी आ रही हैं, ठीक है ना। तो आपको कैसे, मतलब क्वेश्चन का आंसर देना है कि 15 तो है ही नहीं और 6 भी नहीं है, कहीं मैंने बताया 6 तो आपका रेजिडेंशियल स्टेटस के बारे में बात करता है, 15 तो इस सैलरी के बारे में बात करता है, सेक्शन 15 सैलरी, इनकम फ्रॉम सैलरी की बात करता है, ठीक है ना। 10 तो मेन सेक्शन है, फिर इसके अंदर जो सेक्शन है तो उसमें आती है एग्रीकल्चर इनकम। आई होप आपको समझ में आया होगा। द इनकम विच इज अराइव्ड आफ्टर द डिडक्टिंग डिडक्शंस अंडर द सेक्शन 80C 80U इज कॉल्ड, तो हम उसको कहते हैं इनकम विच इज अराइव आफ्टर, यानी कि वो ये कह रहा है कि भैया ये बता दो कि 80C से 80U तक की डिडक्शन जब हम काट लेते हैं, घटा देते हैं, डिडक्ट कर देते हैं, तो उसके बाद में क्या आता है, उस इनकम को हम क्या कहते हैं, उसको कहते हैं टोटल इनकम। ITR 4 इज आल्सो नॉन एज, तो वो होता है हमारा सुगम होता है, और ये आपके स्पेशल बिजनेस जो हैं आपके AE 44 AD और 44 ADA पर एप्लीकेबल होता है। आई होप आपको समझ में आया होगा, क्लियर है। कोई दिक्कत है तो आप बता देना, कोई भी देखो, जब तक आपका एग्जाम होता है तब तक हम आपके साथ में हैं, बाद में भी हैं, आगे आप पढ़ेंगे, बाकी जब तक आपका एग्जाम हो रहा है तब तक आप बने रहिएगा। आपकी मेरा ऐसा विश्वास है कि आप बहुत अच्छा मार्क्स लेके आएंगे, ठीक है, और ये नॉलेज आपको आगे काम आएगी, ठीक है। हाउ मच स्टैंडर्ड डिडक्शन अलाउ कंप्यूटर टैक्सेबल इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, तो वो है आपका NVA नेट एनुअल वैल्यू का 30% होता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। MV का नहीं होता है, नेट एनुअल वैल्यू का होता है, याद रखना, MV का नहीं करके आना है, ठीक है, ठीक है जी। नेक्स्ट है, देखो ये, विच सेक्शन ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट रिलेट टू रेजिडेंशियल स्टेटस। रेजिडेंशियल स्टेटस, देखो मैंने अभी इसके बारे में, इस सेक्शन के बारे में डिस्कशन किया था ना आपको, कि सेक्शन जो 6 है वो रेजिडेंशियल स्टेटस के बारे में बात करती है, बिल्कुल किया था अभी, वो वाली सेक्शन के बारे में जो समझा रहा था आपको। सेक्शन 2 तो आपका पर्सन्स की के बारे में को डिफाइन करता है, सेक्शन 2, ठीक है ना, पर्सन्स को, ठीक है ना। और ध्यान देंगे सेक्शन 2 में अधिकतर आपको कोई भी चीज़, मतलब डिफाइंड डेफिनेशन की, कोई भी एक्ट है, कोई भी एक्ट, मैं ये नहीं कह रहा इनकम टैक्स एक्ट है, आप कोई भी एक्ट पढ़ लीजिएगा, आप जो है 1872 एक्ट पढ़ लीजिएगा, 1881 एक्ट पढ़ लीजिएगा, पार्टनरशिप एक्ट, कंपनी एक्ट, कोई सा भी एक्ट पढ़ लीजिएगा, उसमें जो सेक्शन 2 होगा ना वो डेफिनेशन का सेक्शन होगा। बट इसने क्या कहा है, सेक्शन ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट रिलेट टू रेजिडेंशियल स्टेटस, तो वो 6 है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। 5 आपका किसकी बात करता है, टाइप्स की बात करता है, ठीक है, रेजिडेंशियल स्टेटस के टाइप की बात करता है। सेक्शन 4 किसकी बात करता है, सेक्शन 4 जो है, सेक्शन नंबर ये 4 है, इसके बारे में अगर मैं बात करूं तो ये आपके रूल्स के बारे में बात करता है, जो हाउस प्रॉपर्टी के मामले में जो अनरियलाइज रेंट के बारे में बात करते हैं, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। नेक्स्ट ये कह रहा है ग्रेजुटी रिसीव बाय गवर्नमेंट एम्प्लॉयज, अरे अगर सरकारी व्यक्ति ग्रेजुटी पाता है तो फुली एग्जेम्प्ट है। थोड़ा सा मैं बता देता हूँ, सरकारी और गवर्नमेंट एम्प्लॉय, नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय। गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए एग्जेम्प्ट है, नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए हम इसको 2 पार्टों में बांटते हैं। पहला है वो ग्रेजुटी एक्ट 1972 के अंतर्गत आता है या नहीं आता है, ठीक है ना। और अगर वो आता है, इसके अंतर्गत आता है, तो हम लेते हैं क्या, तो हम लेते हैं
वेतन का 15 दिन का वेतन, 15 दिन का वेतन, और इसमें लेते हैं 1/2 का वेतन। अब आप कह रहे होंगे कि भैया मंथ का 1/2 15 ही दिन तो होते हैं, लेकिन ये रूल है भाई, आपको थोड़ा ध्यान रखना है। थोड़ा सा माइनर सा चेंज है इसमें, 4 स्टेप होते हैं, सॉरी 3 स्टेप होते हैं इसमें, 3 होते हैं इसमें, तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, ठीक है ना। नेक्स्ट, अपेक्स बॉडी ऑफ इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की जो अपेक्स बॉडी, सबसे बड़ी बॉडी वो है, डिपार्टमेंट है, वो है आपका सीबीडीटी, ठीक है। सीबीडीटी कई बार हम बता चुके हैं इस बात को भी, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट बेस ऑफ इनकम, बेस ऑफ टैक्स फॉर इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी इज, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी का बेस क्या होता है, एनुअल इनकम, ध्यान रखना, एनुअल इनकम बेस होता है, ठीक है ना, ये नहीं होते हैं बेस, ठीक है। यानी कि बेसिस ऑफ टैक्स ऑफ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी का जो बेस होता है वो एनुअल इनकम होता है, याद रखना, ठीक है ना, एनुअल इनकम बेस होता है इसका, ठीक है ना। रिसीव रेंट, स्टैंडर्ड रेंट और म्यूनिसिपल वेल, इनके आधार पर तो हम जीएवी की कैलकुलेशन करते हैं, लेकिन बेस जो होता है वो होता है आपका एनुअल रेंट, नेट एनुअल रेंट, ठीक है। नेक्स्ट, ओहो हो जा, ठीक है, दिख रहा होगा, चलो हाँ, देखो, विच इनकम इज टैक्स फ्री, कौन सी इनकम टैक्स फ्री है, एग्रीकल्चर इनकम टैक्स फ्री, बिल्कुल फ्री है। रिसीव फ्रॉम HUF, अगर आपका एक परिवार है, अनडिवाइडेड हिंदू फैमिली है, आपको वहाँ से कुछ मिलता है तो उस पर टैक्स नहीं है। कंटीजेंसी इनकम, यानी कि ऐसी इनकम जो हो सकती है, हुई नहीं है, वो भी टैक्स फ्री है, तो आंसर होगा हमारा, ठीक है, डी। नेक्स्ट, डी आंसर, सॉरी, अब देखो डी, अरेंज द स्टेप ऑफ ई फाइलिंग इनकम टैक्स रिटर्न करेक्ट सीक्वेंस में। सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको करना यह है कि आपको ई फाइलिंग करनी है, यानी कि ऑनलाइन जाके आपका अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना है। सबसे पहले क्या करोगे, रजिस्टर्ड करोगे योरसेल्फ, है भाई, पहले तो रजिस्ट्रेशन करोगे ना, पहले रजिस्ट्रेशन करते हो ना आप, कोई भी फॉर्म भरते हो तो उसके बाद में क्या करोगे, फिर आप मतलब कौन सा फॉर्म आपको भरना है, तो आप रिक्वायर फॉर्म उसमें से कौन सा आपके ऊपर एप्लीकेबल होगा, RTR फर्स्ट, है ना, सेकंड थर्ड, ये इनमें से जौन सा आपके ऊपर एप्लीकेबल होता है वो चुनोगे। फिर फिल फॉर्म एंड अपडेट, है ना, फॉर्म को फिल करोगे और उसको अपडेट करोगे, और उसके बाद में आप वेरीफाई करोगे, है ना, RDI फिफ्थ, तो ये आपका ए ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर, बहुत आसानी से आप कर सकते हैं, आप अपना थोड़ा सा माइंड यूज करते हुए, ठीक है। हम ये कर लें, ठीक है, चलो जी। एग्जेम्प्टेड इनकम इज प्रोवाइडेड फंड, सॉरी, एग्जेम्प्टेड इनकम इज प्रोविडेंट फंड की इनकम एग्जेम्प्टेड होती है, ठीक ना, या लॉटरी की इनकम, हाउस रेस की इनकम एग्जेम्प्टेड होती है, नहीं, ठीक है ना। ये कैसे हो जाएंगी, लॉटरी वॉटरी पे तो भैया टैक्स लगता है, भारी भरकम रेट से टैक्स लगता है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो क्या होगा एग्जाम, प्रोविडेंट फंड यानी कि भविष्य निधि जो है एग्जेम्प्टेड होती है, ठीक है ना, एग्जेम्प्टेड होती है। कौन सी इनकम, प्रोविडेंट फंड की इनकम आपकी एग्जेम्प्टेड होती है। आई होप आपको समझ में आया होगा, क्लियर है, कोई दिक्कत है तो बताएं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका इंटरटेनमेंट अलाउंस, तो इसको और देख लेते हैं, कुछ ज़्यादा बड़ा हो गया ना, इंटरटेनमेंट अलाउंस फॉर नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय, ओहो, नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय फुली टैक्सेबल है जी, फुली टैक्सेबल है, कुछ करना ही नहीं है हमें, इसमें बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। अगर वो गवर्नमेंट होता तो क्या होता, फिर पार्टली
टैक्सेबल हो सकता था, ठीक है ना, और पार्टली एग्जेम्प्ट हो सकता था। अब तो नहीं है इसमें, थोड़ा छोटा करें, अभी तो है, ठीक है। ये और क्वेश्चन है इसमें, देखो, इनकम एक्यूरेट इन इंडिया इज टैक्सेबल। अगर इंडिया में एक्यूरेट हो गया इनकम, सबके लिए टैक्सेबल होगा। कोई कैसा भी है, रेजिडेंस नॉन रेजिडेंस कैसा भी पर्सन है, सबके लिए टैक्सेबल होगा। तो आगे के देखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट, डिटरमाइन द स्टेटस ऑफ लखनऊ यूनिवर्सिटी। एलयू का स्टेटस बताओ, कैसा है एलयू, तो बताओ मुझे। वो लोकल अथॉरिटी नहीं, लोकल अथॉरिटी नहीं, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन की उसमें आएगा, ठीक है ना, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन का। लोकल अथॉरिटी नहीं आएगा, एक फर्म नहीं है ना, और एक परिवार नहीं है, ठीक है। तो ये आर्टिफिशियल, याद रखना आप ये चीज़, ठीक है। इनकम फ्रॉम द सेल्स ऑफ लैंड इज, इनकम फ्रॉम द सेल्स ऑफ लैंड, इनकम फ्रॉम सेल्स ऑफ लैंड को बेचा, उससे इनकम हुई, तो वो क्या है, नॉन एग्रीकल्चर इनकम है, कॉस्ट है, एक्सपेंसेस है, और नन ऑफ दीज है, तो वो नॉन एग्रीकल्चर इनकम है, ठीक है। एग्रीकल्चर इनकम तो लैंड पर एग्रीकल्चर एक्टिविटी करने पर होती है, ठीक है। अंडर इनकम टैक्स एक्ट 1961 इंसिडेंस ऑफ टैक्सेशन डिपेंड ऑन, तो इंसिडेंस ऑफ टैक्सेशन किसके ऊपर डिपेंड करता है, रेजिडेंशियल स्टेटस। यानी कि मैंने आपको, देखो, अगर आपने हमारी वीडियो देख रखी ना, तो इंडिया में जो टैक्स लगता है वो रेजिडेंशियल स्टेटस के बेस पे लगता है ना, रेजिडेंशियल स्टेटस के बेस पे लगता है। और हमने जब आपको स्टेप बताए थे ना, ठीक है ना, किसके टैक्स लगने के स्टेप बताए रखे हैं, टोटल टैक्स लायबिलिटी हम जब कैलकुलेट करते हैं तो सबसे पहले हम स्टेटस चेक करते हैं उस पर्सन का, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 95, डोनेशन अंडर सेक्शन 80G शुड बी पेड आउट एनी टैक्सेबल इनकम, एनी एग्जेम्प्टेड इनकम, ठीक है ना, इनकम ऑफ ईयरलियर ईयर्स। डोनेशन 80G शुड बी पेड आउट, वो किससे पेड होनी चाहिए, एनी टैक्सेबल इनकम, कोई भी टैक्सेबल इनकम हो सकती है, वो एग्जेम्प्टेड इनकम हो सकती है, और ईयर में ऑल ऑफ एबव, राइट। नेक्स्ट, amount received by the nominee at the time of closure opening out of NPS, नेशनल पेंशन स्कीम की बात कर रहा है, ठीक है। रेफर टू 80CC डी ड्यू टू डेथ ऑफ एसएससी इज एग्जेम्प्ट अप टू टोटल 100% होगा, ठीक है ना। देखो, ये आपका नेशनल पेंशन सिस्टम में अगर 80CC में क्या किया गया, रेफर किया गया है, तो डेथ होने पर एसएससी पर, अगर एसएससी की डेथ हो गई है तो उस पर अप टू, है ना, 100% या उससे कम है, तो वो 100% क्या होगा, एग्जेम्प्ट अप टू 100% टोटल अमाउंट पेबल, ठीक है। सीबीडीटी इज कंट्रोल बाय सेंट्रल गवर्नमेंट से कंट्रोल होता है सीबीडीटी। आई होप आपको समझ में आया होगा। रेंट फ्री अकोमोडेशन गिविंग टू एन एम्प्लॉय, ठीक है ना, एक एम्प्लॉय को फ्री में रहने के लिए मकान दे दिया बाय द एम्प्लॉयर इज, वो क्या हो, उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम परक्यूटीज कहेंगे, ठीक है। अनुलाभ बोलेंगे, हिंदी में क्या बोलते हैं, अनुलाभ। अनुलाभ वो होते हैं जब एक एम्प्लॉयर द्वारा अपने एम्प्लॉय को पैसे ना दे करके सुविधा दी जाती है ना। और अलाउंस क्या होते हैं, अलाउंस जो होते हैं वो होते हैं जब एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को खर्चे की प्रतिपूर्ति के लिए पैसा दे देता है, ठीक है ना, सुविधा नहीं, पैसा दे देगा। इट इज कंपल्सरी टू डिडक्ट द टैक्स एट सोर्स एंड टू पे इनटू द गवर्नमेंट ट्रेजरी, गवर्नमेंट के खाते में
मतलब आपको गवर्नमेंट की ट्रेजरी में उस पैसे को जमा करना होगा। अगर आपने इनकम टैक्स मान लो आपको आपने किसी को कोई पे किया, आपने किसी को कोई अमाउंट पे किया, ठीक है ना, और वो जो पेमेंट आपने किया वो पेमेंट जो है उस पर TDS आपने काटा, तो TDS काट के आप डायरेक्ट उसको गवर्नमेंट ट्रेजरी में जमा कर दोगे। आई होप आपको अच्छा लगा होगा, समझ आया होगा। बहुत सारे क्वेश्चंस हमने कराए, 99 क्वेश्चंस आपको कराए हैं, ठीक है ना। अब हम नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट हमारे पास में नेक्स्ट सब्जेक्ट है। आई होप आपको ये चीज़ समझ आई होगी, क्लियर है, ठीक है, ओके।